देखिए, आज हम शुरुआत करेंगे स्त्री का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। ये इस अधिनियम में जो है केवल कुछ 10 ही धाराएं हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस अधिनियम का अधिनियम क्रमांक। इस अधिनियम का जो है अधिनियम क्रमांक जो है 60 है 1986 का। अधिनियम क्रमांक 60 1986 का। इसके बाद देखेंगे इसकी स्वीकृति की जो दिनांक है वो कितनी है। इसकी स्वीकृति की दिनांक है 23/12/1986। तो इस अधिनियम को जो है स्वीकृति मिली 23/12/1986। तो 23/12/1986 23/12/1986 को जो है इस अधिनियम को स्वीकृति मिली। 23/12/1986 को जो है इस अधिनियम को स्वीकृति प्राप्त हुई 23 दिसंबर 1986। इसके प्रवर्तन की जो तिथि है, प्रवर्तन की तिथि है 2 अक्टूबर 1987। ये सिंपल है, ये याद रहेगा आपको, स्त्रियों से संबंधित है और महात्मा गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर 1900 आपका है 87 87 है, ये ध्यान रखना है 87। 2 अक्टूबर 1987 जो है इसके प्रवर्तन की तिथि। विस्तार की बात करें तो अब तो संपूर्ण अधिनियम इसका विस्तार है। विस्तार जो है इस अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत। तो ये कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। लगभग सभी एक्ट हैं जो आप संपूर्ण भारत में जो है लागू हो चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। इसकी सबसे पहले 2A जो है यहाँ लिख लेते हैं परिभाषा 2A। 2A में जो है विज्ञापन को परिभाषित किया गया है। किस चीज़ को परिभाषित किया गया है? विज्ञापन। विज्ञापन में क्या आता है? तो इसमें देखेंगे कि विज्ञापन के अंतर्गत कोई भी सूचना आती है, विज्ञापन में सूचना आती है, कोई भी परिपत्र आता है, परिपत्र के रूप में अगर निकाला गया हो तो। इसके अलावा लेबल आता है, रैपर आता है, लेबल के रूप में हो सकता है, रैपर के रूप में हो सकता है। इसके अलावा जो है या अन्य दस्तावेज एवं मतलब किस प्रकार से हो सकता है विज्ञापन? विज्ञापन आपका सूचना के रूप में हो सकता है, परिपत्र के रूप में हो सकता है, लेबल के रूप में हो सकता है, रैपर के रूप में हो सकता है, या अन्य दस्तावेजों के रूप में हो सकता है। इसमें प्रकाश, इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें प्रकाश के रूप में कर सकते हो आप विज्ञापन, लाइटिंग के रूप में, है ना। धुएं से भी किए जाते हैं, आपको पता है। धुआं, गैस के माध्यम से भी हो सकता है, के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण भी शामिल है। के माध्यम से किया गया दृश्य रूपण भी शामिल है। ये याद रखना है आपको, ये एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, शामिल है, मतलब सारी चीज़ें। विज्ञापन का कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे वो सूचना के रूप में हो, परिपत्र के रूप में हो, लेबल के रूप में हो, या अन्य दस्तावेजों के रूप में हो, इसमें शामिल होते हैं। इसमें प्रकाश के रूप में भी हो सकता है, धुएं के रूप में भी हो सकता है, गैस के रूप में भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का दृश्य रूपण किया जाता है तो वो विज्ञापन की परिभाषा में आता है। तो इसीलिए इसकी परिभाषा काफ़ी ब्रॉड बनाई गई है ताकि कोई भी चीज़ इसमें छूट ना जाए। इसके बाद 2B है। 2B में जो है वितरण को परिभाषित किया गया है। तो वितरण को परिभाषित किया गया है। वितरण का कोई परिभाषित करना ज़्यादा आवश्यक नहीं है, सिंपल है। वितरण मतलब किसी भी प्रकार का जो वितरण है वो इसमें शामिल है। तो इसको केवल इतना याद रखें कि 2B में जो है वितरण को परिभाषित किया गया, किसी भी माध्यम से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। इसके बाद है 2C। 2C कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण। ये परिभाषा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। विज्ञापन और स्त्री अशिष्ट रूपण, दो शब्दों जानबूझकर आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो स्त्री अशिष्ट रूपण
ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, क्योंकि पूरा एक्ट इसी पे आधारित है। तो अगर पूछी भी जाती है तो ये पूछी जा सकती है, ये पूछी जा सकती है, इसीलिए इसको याद रखना है। 2C याद रखना है कि 2C में जो है स्त्री अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है, इस तरीके से याद रखना है आपको, ठीक है। तो स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है? स्त्री की आकृति, इसको याद रखेंगे कि स्त्री की आकृति, आकृति मतलब बनावट, जो हर इंसान की जैसी बनावट होती है ना, तो स्त्री की आकृति, इसके अलावा शरीर, अंग, किसी भी माध्यम से हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा स्ट्रक्चर हो, आकृति के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, या किसी अंग के माध्यम से या अंग का ऐसी रीति से चित्रण, या ऐसी रीति से चित्रण चित्रण मतलब प्रस्तुत करना दूसरों के सामने, चित्रण मतलब दूसरों के सामने प्रस्तुत करना किसी चीज़ को, इस तरीके से प्रस्तुत करना कि उसका प्रभाव, चित्रण या कह लीजिए उसका या जिसका प्रभाव कैसा पड़ेगा लोगों पे, मतलब अशिष्ट तरीके का पड़ेगा, अच्छा नहीं पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, अशिष्ट मतलब बुरा हो, अशिष्ट हो, दूसरा अगर देखे तो उसके मन में एक अशिष्ट हो, बुरा भावना है, इस तरीके का कोई प्रभाव अगर पड़ता है, अशिष्ट हो, तथा जो अपमानजनक और निंदनीय हो, तथा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, तथा जो अपमानजनक या निंदनीय हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई स्त्री इस तरीके का अगर आपने चित्रण किया है, उसका प्रेजेंटेशन किया है किसी स्त्री का, चाहे उसकी आकृति के रूप में हो, चाहे शरीर के रूप में हो, चाहे किसी अंग के रूप में हो, ऐसा आपने चित्रण किया है, ऐसा प्रेजेंटेशन सामने वाले के सामने किया है कि उसका प्रभाव अशिष्ट हो, और अगर वो अशिष्ट है और तथा वो जो अपमानजनक, मतलब जिस स्त्री का आपने अशिष्ट रूपण किया है उसके लिए वो अपमानजनक, स्त्री मतलब किसी का भी हो सकता है, सामान्य स्त्री, अगर जरूरी नहीं कि किसी स्त्री विशेष का किया हो, मतलब कोई भी स्त्री अगर देखे तो उसको ऐसा लगता है कि ये अपमानजनक है, ये निंदनीय है, इस तरीके की अगर भावना आती है तो वह स्त्री का अशिष्ट रूपण कहलाता है। इससे अपमानजनक या निंदनीय हो, जिससे लोक नैतिकता के नैतिकता मतलब चरित्र, लोगों में गलत भावना, गलत विचार लोगों के मन में आना, उस तरीके की लोक नैतिकता के विकृत, भ्रष्ट, लोक नैतिकता के विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। देखिए क्या क्या होता है इससे जो है अपमानजनक या निंदनीय ऐसा कोई भाव पैदा होता है, जिससे लोक नैतिक या विकृत, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना होती है। इस प्रकार की जो है भावनाएं मन में पैदा होती हैं। तो इस प्रकार का अगर कोई आचरण करता है, कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई कृत्य करता है, तो स्त्री के अशिष्ट रूपण करता है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, 2C है। अब इसके बाद 2D जो है लेवल को परिभाषित, यहाँ लिख लेते हैं इसको, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2D लेवल, कि भाई लेवल में क्या है। लेवल सिंपल है, सिंपल सी परिभाषा है लेवल की, कि लेवल में जो है लिखित भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है। लेवल क्या है? लिखित में भी हो सकता है, मतलब लिखा हो किसी पे, किस तरीके का, लिखित में हो सकता है। चिन्हित, चिन्ह के रूप में हो सकता है, चिन्हित हो सकता है, चिन्हित के रूप में हो सकता है। स्टाम्पित मतलब लगाते हैं, जो चिपकाते हैं, स्टाम्पित हो सकता है। एक जैसे सील वगैरह होता है ना, बना लिया उस पर छाप दिया, बस एक बार बनवा लिया फिर छापते गए, तो स्टाम्पित हो सकता है। स्टाम्पित रूप में भी हो सकता है लेबल। या फिर मुद्रित मतलब जो आप प्रिंटिंग करा लेते हो फिर उसको लगाते हो, तो मुद्रित भी हो सकता है। या चित्रित विषय वस्तु, या चित्रित विषय वस्तु जो किसी पैकेज पर चिपकाई या दिखाई गई, जो किसी वस्तु
या पैकेज पर चिपकाई या लगाई गई है। किसी भी वस्तु पर आप जो लगाते हो ना, चिन्हित करते हो, स्टाम्पित करते हो, किसी भी रूप में हो सकता है, आप उस पर चिपकाते हो, लेबल लगाते हो, है ना, तो वो काय में आता है, वो लेबल लगाने की परिभाषा में आता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसके बाद 2E इधर ही देख लीजिए, ये भी सिंपल परिभाषा है। 2E है जो है आपकी पैकेज, कि भाई पैकेज में क्या आता है, सिंपल सी पैकेज। पैकेजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को आप जब कहीं ट्रांसफ़र करते हैं, ले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, तो आप उसकी पैकिंग करते हो ना, तो उसके बारे में कह रहा है कि पैकेज किस तरह। ये तो आप स्वाभाविक सी जानते ही हो सब लोग कि पैकेज में सब क्या क्या आता है। बॉक्स में भी की जाती है, कार्टन में भी की जाती है, कॉटन, है ना। उसके अलावा आप जो टिन या पात्र, मतलब ये जिसमें आप रैप करके किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो, तो बॉक्स भी आता है इसमें, बॉक्स के रूप में भी हो सकती है। अब जब स्वाभाविक सी बात, आप ये ऐसे ही सोच लीजिए कि आपका घर का सामान आपको एक जगह से दूसरे स्थान ले जाना, तो क्या करोगे, बॉक्सों में पैक करोगे उसको। कार्टन मतलब जो कार्टून के बॉक्स होते हैं, कार्टून भी कहते हैं कई लोगों से, कार्टन भी कहते हैं कई लोगों से, वो गत्ते के जो बॉक्स होते हैं ना उनको, तो कार्टन में भी पैक किया जा सकता है, टिन में भी पैक किया जा सकता है, या फिर कोई पात्र भी हो सकता है। पात्र मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसमें जो पैक करने की चीज़ें आती हैं वो सब, बॉक्स हो, कार्टन हो, टिन हो, पात्र हो, वो सब जो है पैकेजिंग की चीज़ में आता है। इसके बाद 2F जो है परिभाषा दी गई है, विहित। तो विहित की परिभाषा आप जानते हैं कि कोई परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं। विहित का अर्थ क्या होता है, नियमों द्वारा बनाया गया नियम, मतलब इस अधिनियम के अधीन जो नियम बनाए गए हैं वो विहित की परिभाषा में आते हैं। तो जो नियम बनाए गए हैं वो विहित में आते हैं। तो ये तो आपका जो हो गया परिभाषा खंड हो गया। अब इसी में देखता हूँ मैं, इधर ही लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये ज़्यादा कोई खास नहीं। अब देखिए, अब जो है आपकी सेक्शन 3 शुरू होता है, धारा 3। जो धारा 3 जो है आपकी, वो कहती है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। क्या कहता है धारा 3, इसको और मिटा लेते हैं। धारा 3 कहता है विज्ञापनों का प्रतिषेध। बस इतना याद रखें कि धारा 3 में किस चीज़ का प्रतिषेध किया गया है, विज्ञापन का प्रतिषेध। कैसे विज्ञापन, ऊपर जो हेडिंग लिखा है आपके एक्ट का नाम क्या है, स्त्रियों का अशिष्ट रूपण करने वाले। तो केवल इतना याद रखें आप कि धारा 3 काय से संबंधित है, विज्ञापनों का प्रतिषेध करती है। धारा 3 काय का प्रतिषेध करती है, विज्ञापनों का प्रतिषेध करती है धारा 3। धारा 3 किस चीज का प्रतिषेध करती है, विज्ञापनों का प्रतिषेध करती है। विज्ञापनों का प्रतिषेध कौन सी धारा करती है, धारा 3। इतना याद रखना है, इसमें कोई खास नहीं, केवल इतना हेडिंग याद रखने की पर्याप्त है। ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कार्य नहीं करेगा, मतलब स्त्रियों को ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगा जो स्त्रियों का अशिष्ट रूपण करते हो, इस तरीके का कोई विज्ञापन किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो केवल इतना याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके का कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट हो, इस तरीके का कोई विज्ञापन शामिल हो उसमें, तो इस तरीके का कोई विज्ञापन वगैरह आदि नहीं करेगा, केवल इतना। ठीक है, सेक्शन कौन सा, 3 लिखना भूल गया मैं, सेक्शन 3 कि ये कितने में दिया गया है, धारा 3 में दिए गए। देखिए, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाल दूंगा, उसमें आपको अगर पढ़ना हो तो नोट्स वगैरह ब्लॉग मैंने बनाए हैं कुछ, अगर उसमें आपको अच्छे लगे तो आप पढ़ सकते हो, शॉर्ट नोट्स हैं उसमें, अगर आपको अच्छे लगे। और अगर और अच्छे लगेंगे, अगर आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दोगे तो मैं और भी डालूंगा उसमें। ठीक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, करिए इसके यूट्यूब के वीडियो के। देखिए, अब आगे देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन पर रोक या डाक द्वारा। ये कहता है प्रकाशन, सीधा लिखते हैं अपन इसे, प्रकाशन और डाक से भेजने पर रोक, और डाक से भेजने पर रोक। तो 2 धारा इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन की, इस एक्ट की। पहला तो धारा 3 विज्ञापनों का प्रतिषेध करता है, कोई भी व्यक्ति जो है इस तरीके के विज्ञापन नहीं करेगा जिसमें स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्वलित हो या शामिल हो। चौथा सेक्शन भी याद रखना है कि ऐसा कोई प्रकाशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो पुस्तक के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, है ना।
पुस्तक के रूप में वो भी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो है डाक से भेजने आदि का भी प्रतिषेध किया गया है। कोई व्यक्ति इस तरीके की सामग्री जो है पार्सल के रूप में, डाक के रूप में नहीं भेजेगा। अब बात आती है कि भाई इस धारा तो 4 तो प्रतिषेध कर दिया कि नहीं भेजेगा, लेकिन इस धारा में कुछ अपवाद भी दिए गए हैं कि वो अपवाद कौन से, ये आपको याद रखने हैं। इस धारा में कुछ अपवाद दिए रहे हैं कि कैसे अपवाद हैं जब आप कर सकते हो, मतलब अशिष्ट तो नहीं माने जाएंगे क्योंकि कुछ अपवाद हैं। देखिए अपवाद क्या है। पहला अपवाद है जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए न्यायोचित साबित हो। तो एक ही याद रखें, लोक कल्याण, इतना याद रखें, सॉरी लोक कल्याण। लोक कल्याण के रूप में अगर अनुचित मतलब उचित माना जाता है, अगर लोक कल्याण के रूप में उचित है, बस इतना याद रखें। अगर उस किसी चीज़ कोई वस्तु ऐसी है, भले ही वो स्त्रियों का उसमें क्या कहते हैं अशिष्ट ऊपर लग रहा हो, लेकिन चूंकि लोक कल्याण के रूप में है अगर वो, तो उसका प्रकाशन किया जा सकता है, उसको छापा जा सकता है ना। जैसे कि उदाहरण के लिए मंदिरों पे आप देखेंगे मूर्तियाँ बनी रहती, खजुराहो की मूर्तियाँ, ये सब जो है इसके अपवाद में आते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए सद्भावना पूर्वक धार्मिक दूसरा लिखा है, तो सद्भावना पूर्वक देखिए ये शब्द भी आया है कि सद्भावना पूर्वक, ये भी जरूरी है। जानबूझकर ऐसा नहीं कि धार्मिकता की आड़ लेकर आप जानबूझकर स्त्रियों का अपमान करें, तो वो चीज़ नहीं आएगी इसमें। धार्मिकता से जुड़ी हुई भले ही चीज़ हो, लेकिन सद्भावना पूर्वक होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जानबूझकर किसी को हेत दिखाने के लिए अगर आप ऐसा धार्मिकता का सहारा लेंगे तो वो चीज़ इसमें नहीं आएगी। तो इसीलिए सद्भावना पूर्वक शब्द लिखा गया है इसमें। तो ये याद रखें, सद्भावना पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई, धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी गई कोई वस्तु वगैरह कुछ भी हो सकता है ना। तो धार्मिक प्रयोजनों के लिए जो रखी जाती है वस्तु वगैरह वो इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा ये हो गया, इसके अलावा वो है प्राचीन संस्मारक, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग है, जैसे अभी मैंने बताया खजुराहो है, इसके अलावा कई अन्य मंदिर वगैरह हैं उसमें भी बनी हुई हैं इस तरीके की आकृतियाँ। तो जो प्राचीन संस्मारक अधिनियम के, ये संस्मारक है जो अधिनियम है इसका नाम याद रख सकते हैं आप, प्राचीन, ये एक एक्ट है, प्राचीन संस्मारक एंटिक जो अपनी बिल्डिंगें हैं ऐतिहासिक दृष्टि से जो हैं उन पे जो छपी हैं संस्मारक, तथा ये एक्ट का नाम आपको याद रखना है तो रख सकते हैं, पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, स्थल और अवशेष अधिनियम, ये एक एक्ट है। उसके अंतर्गत अगर कोई वस्तु आती 1958 इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई वस्तु आती तो वो भी जो है इस धारा से क्या है संरक्षण प्राप्त है। इसके अलावा चौथा क्या कहता है, देखिए चौथा है धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखे या उपयोग में लाई जाने वाली मूर्तियां आदि। तो धार्मिक प्रयोजनों में उपयोग लाई जाने वाली मूर्तियां आदि, धार्मिक प्रयोजन उपयोग में लाई जाने वाली मूर्तियां आदि भी जो है इसकी परिभाषा में आती हैं। पांचवा देखिए, पांचवा कहता है चलचित्र अधिनियम, जो आप फिल्में बनती हैं उसमें आप देखते हुए रेटिंग मिलती है, ABC इस तरीके की रेटिंग जो है फिल्मों को दी जाती है, तो उसके तहत अगर लाइसेंस प्राप्त है तो भी जो है आप उसका कर सकते हो। चलचित्र अधिनियम, सेंसर बोर्ड कहते हैं जिसे, चलचित्र अधिनियम, तो सेंसर पास है कुल मिला के, सेंसर बोर्ड ने अगर पास कर दिया है तो वो फिर दिखाई जा सकती। अधिनियम 1952 के भाग 2 इसका भी जो है भाग 2 के अधीन अगर वो मान्यता प्राप्त है, कुल मिला के जो है सेंसर बोर्ड पास हैं तो उनको भी दिखाया जा सकता है। तो वो इस धारा के उससे क्या होगी, पर्जी से बाहर होंगी। तो एक तरीके से ये उसके जो हैं एक अपवाद हो गए हैं। अब देखिए धारा जो है 5, धारा 5 देखिए, सिंपल सा एक्ट है, छोटा एक्ट है। धारा 5 क्या कहती है, धारा 5 कहती है प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति। तो प्रवेश करने और कैसी तलाशी
इस अधिनियम में प्रवेश करने और तलाशी लेने की जो है शक्ति किसको प्राप्त है, ये देखिए। तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें लोग गलती कर देंगे, है ना, क्योंकि एक्ट सब मिक्स होते हैं ना, तो गलती करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, कौन कर सकता है प्रवेश, कौन ले सकता है तलाशी, तो राज्य सरकार, याद रखें कौन सी सरकार, राज्य, ये हम याद रखें, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, कौन, पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारी नहीं है इसमें है राजपत्रित अधिकारी, याद रखेंगे राजपत्रित अधिकारी, ये याद रखना है आपको। गजिस्ट्रेट ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो पुलिस का हो कुछ मतलब नहीं, गजिस्ट्रेट ऑफिसर होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं लिखा कि पुलिस का हो कि रेवेन्यू का हो, ऐसा कुछ नहीं, राजपत्रित होना चाहिए, गजिस्ट्रेट ऑफिसर होना चाहिए। राजपत्रित अधिकारी अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर, अपनी स्थानीय सीमाओं के भीतर, सीमाओं के भीतर क्या कर सकता है, अगर उसे जब भी ऐसा लगता है कि इस अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है तो इस स्थान में प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है। कौन ले सकता है, राजपत्रित अधिकारी। तो याद रखें राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी पुलिस में भी होते हैं और अन्य विभागों में भी होते हैं। पुलिस में जो है राजपत्रित अधिकारी आपकी डीएसपी रैंक से शुरू होते हैं, उसके नीचे के जो अधिकारी होते हैं पुलिस में वो राजपत्रित अधिकारी अपने एमपी में या गजिस्ट्रेट ऑफिसर की श्रेणी में नहीं आते। और जो अन्य विभाग हैं जैसे राजस्व विभाग हैं उसमें आपके जो है तहसीलदार की रैंक से ही जो है राजपत्रित अधिकारी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो राजपत्रित अधिकारी रैंक का कुल मिला के अधिकारी होना चाहिए। किस विभाग का होगा, कौन होगा, ये नहीं लिखा है, केवल इतना लिखा है राजपत्रित अधिकारी। तो जो भी राज्य सरकार जिसको भी नियुक्त करे, ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जो है उस स्थान में क्या किया जा सकता है, प्रवेश किया जा सकता है और उसकी तलाशी ली जा सकती है जहाँ उसे आपत्तिजनक जो है वस्तुएं दिखती हैं या उसको अंदेशा है कि ऐसी वस्तुएं पाई जा सकती हैं। अब बात आती है कि भाई क्या जो प्रवेश तो कर सकता है, क्या जो राजपत्रित गजिस्ट्रेट ऑफिसर है वो किसी प्राइवेट स्थान में प्रवेश कर सकता है वारंट के बिना? तो याद रखें प्राइवेट निवास गृह में, प्राइवेट स्थान में नहीं, प्राइवेट निवास गृह की बात कर रहे हैं। प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना प्रवेश नहीं करेगा, ये याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है, वारंट के बिना प्रवेश नहीं करेगा। ये आपको याद रखना है कि वारंट के बिना जो है प्रवेश नहीं करेगा किसी के प्राइवेट घर में, निजी घर में जो है राजपत्रित अधिकारी भले ही हो, उसके लिए अगर उसको घुसना है किसी के प्राइवेट घर में तो वहाँ उसको क्या लेना पड़ेगा, वारंट लेना पड़ेगा, इशू कराना पड़ेगा, तब जाके वो प्रवेश कर सकता है। अब बात आती है कि भाई इस अधिनियम के तहत जो भी तलाशी वगैरह की जाएंगी वो कैसे की जाएंगी, जैसे सीआरपीसी में होता है वैसे ही यहाँ की जाएंगी। तो संहिता की धारा 94 के प्रावधान तलाशी पर यहाँ भी लागू होंगे। संहिता का मतलब है सीआरपीसी, संहिता के सीधा लिख दिया मैंने, संहिता के सेक्शन 94। तो संहिता के जो सेक्शन 94 के प्रोविज़न हैं वो यहाँ भी जो है लागू होंगे, यानी सीआरपीसी में जो तलाशी के प्रोविज़न है 94 में वो यहाँ भी लागू होंगे, कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है। अब बात आती है कि भाई तलाशी वगैरह हो जाएगी तो क्या किया जाएगा, बाद में क्या किया जाएगा। तो जैसे ही अभिकरण, मान लो कोई जब्ती वगैरह होती तो क्या किया जाएगा, तो अभिकरण की सूचना शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। अभिकरण की, जब्ती की सूचना, अभिग्रहण की सूचना, अगर मान लो ऐसा कोई आपत्तिजनक मटेरियल बरामद हो जाता है, जब्त हो जाता है, तो क्या करेंगे, उसकी सूचना शीघ्र मतलब तुरंत, शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। निकटतम किसको दी जाएगी, मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, ये याद रखना है, को दी जाएगी, ठीक है। तो शीघ्रतम, जैसे कोई चीज़ जब्त होती है, आपत्तिजनक कोई वस्तु जब्त होती है तो उसकी शीघ्र सूचना किसको दे दी जाएगी, निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसको उसकी जानकारी दी जाएगी कि फलानी जगह से इस तरीके की जो है आपत्तिजनक वस्तुएं जो है प्राप्त की गई हैं। तो जो भी लिस्ट वगैरह बनाई जाएगी, यहाँ हो सकता है पहुँचाने लायक हो तो वो मजिस्ट्रेट के पास जो है समक्ष पेश कर दी जाएगी, तो उसकी सूचना दी जाएगी। और अगर पेश करने लायक होगी, ऐसी होगी कि आसानी से ले जा सकते हैं, तो जो है मजिस्ट्रेट जो भी होंगे वहाँ के, उनके समक्ष क्या कर दिया जाएगा, उस वस्तु को जो है पेश कर दिया जाएगा। तो याद रखें कि शीघ्रतम किसकी सूचना कहाँ दी जाएगी, निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा उसको सूचना दी जाएगी, ठीक है। अब आता है धारा 6,
सेक्शन 6 शास्ति है इसमें, ये भी याद रखना कि शास्ति कहाँ है, धारा 6 में, 5 के बाद 6, इतना याद रखना कि आधा एक्ट निकलता है, मतलब 10 ही एक्ट सेक्शन पे है तो आधा एक्ट निकलता है, यानी 5 सेक्शन निकलते हैं, उसके बाद दंड आ जाता है, इतना याद रखना। तो शास्ति नहीं भूलोगे किस जो है धारा में है। तो धारा 6 में शास्ति है। तो धारा 3 व 4 का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, धारा 3 क्या कहता है, विज्ञापनों का उल्लंघन करता है, मतलब विज्ञापन से संबंधित है। धारा 4 क्या था, प्रकाशन से संबंधित थी, डाक से भेजने से संबंधित थी। अगर इस यानी दोनों धाराओं का अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो इसमें 2 प्रकार की सजा है, प्रथम दोष सिद्धि और द्वितीय दोष सिद्धि। तो प्रथम दोष सिद्धि में ऐसे व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 2 वर्ष तक का कारावास और 2 है, सीधी सी बात, 2000 रुपये तक का जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो सिंपल है, 2 पहली बार अगर अपराध करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये तक के जुर्माने से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। मतलब फिर अब दूसरी बार करता है, मतलब फिर नहीं मानता है, ऐसा कोई व्यक्ति है हैबिचुअल है, वो मानता ही नहीं है, पहले करा सजा खाए फिर कर रहे हैं वही अपराध, है ना। तो ऐसे में जो है 2 वर्ष की जगह न्यूनतम सजा हो जाएगी 6 माह से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 6 माह से कितने, 5 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। और जुर्माना भी जो है 10,000 से 1 लाख हो जाएगा। और जुर्माना कितना हो जाएगा, 10,000 से 1 लाख, ये भी याद रखना, 1 लाख रुपए तक। तो दोबारा करता है तो न्यूनतम सजा जो है 6 माह से 5 वर्ष तक की हो जाएगी। ये सही नहीं दिख रहा होगा, 6 माह से जो है 5 वर्ष तक की जो है सजा हो सकती है। और जुर्माना जो है आपका 10,000 रुपये से जो है 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। 10,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाए। कब, सेकंड बार करता है। अब आता है धारा 7, कंपनियों द्वारा, ये भी अपराधी हैं, ये कंपनियों द्वारा है, कंपनियों द्वारा। तो कंपनी द्वारा अपराध सीधा लिख लीजिए अपराध, मतलब इस अधिनियम के तहत अगर कंपनी अपराध, ये तो आप जानते ही हैं कि कंपनियों में प्रत्येक व्यक्ति दायित्वाधीन होता है। कंपनी अगर कोई व्यक्ति चलाता है तो कंपनी में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति जो है जिम्मेदार हो। देखिए अब धारा 8 देखेंगे इस अधिनियम की, धारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है कि इस अधिनियम से संबंधित जो अपराध हैं वो कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे। ये याद रखना है आपको कि इस अधिनियम से संबंधित अपराध कैसे होंगे, संज्ञेय होंगे, यानी गंभीर प्रकृति के माने जाएंगे। तो संज्ञेय के साथ अधिकतर आपने सुना होगा कि संज्ञेय होंगे या जमानती होंगे, लेकिन इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय के साथ कैसे होंगे, जमानती होंगे। ये याद रखना है आपको, जमानतीय होंगे। इसीलिए थोड़ा सा इसको याद रखना, संज्ञेय तो है लेकिन अधिनियम के तहत जो अपराध है उनको जमानती बनाया गया है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जहाँ संज्ञेय आता है वहाँ लिखा रहता है अजमानती, और जहाँ जमानती लिखा रहता है वहाँ आगे लिखा रहता है असंज्ञेय। लेकिन इस अधिनियम में क्या है, अपराध तो संज्ञेय है। अब आपको भी ऐसा कैसे, ऐसा हो सकता है सरकार जिस भी एक्ट में जिन अपराधों को भी जमानती या जमानती बनाना चाहे बना सकती, तो ये सरकार का डिस्क्रिप्शन पावर है, वो जो चाहे वो कर सकती है। तो इस अधिनियम के तहत जो अपराध हैं वो कैसे हैं, संज्ञेय हैं, यानी गंभीर प्रकृति के तो है लेकिन साथ ही साथ जमानतीय भी हैं। तो ये याद रखना, इस अधिनियम के जो अपराध हैं वो कैसे हैं, जमानती हैं। अगर कोई पूछे कि जमानती हैं तो फिर कैसी प्रकृति है, प्रकृति असंज्ञेय नहीं है, कैसी है, संज्ञेय है। प्रकृति संज्ञेय है लेकिन अपराध जमानती है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सेक्शन जो है 9 है वो गुड फेथ की बात कहता है, सद्भावना पूर्वक, सद्भावना पूर्वक। तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप जानते ही नहीं हैं कि जब भी कोई कार्य किसी भी एक्ट के तहत किया जाता है और अगर वो गुड फेथ में किया जाता है और गलती हो जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। सेक्शन 9 है गुड फेथ। सेक्शन 10 जो है नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 10 क्या है, नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। ये आपको याद रखना है कि सेक्शन 10 जो है काय से संबंधित है, नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। नियम कौन बनाता है इस अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार। कौन बनाता है,
केंद्र सरकार। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाए जाते हैं वो केंद्र सरकार बनाती, ना केंद्र सरकार बनाती, राज्य सरकार को यह नियम बनाने की शक्ति नहीं है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत जो नियम बनाता है वो कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। इसको आपको याद रखना है। सिंपल सा एक्ट था, 10 है, इसमें केवल 10 धाराएं हैं। इसको आपको अच्छे से याद करना है। देखिए कुछ एक्ट जो छोटे छोटे हैं उनमें गलती नहीं होना चाहिए डीपीओ में, है ना। अगर उनमें गलती कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इनको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। पूरे के पूरे 10 के 10 सेक्शन और छोटे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं वो, उसके अलावा कुछ नहीं है इसमें। तो वो सारी चीज़ें आपको क्या करना है? याद करके जो है बिल्कुल रखना है। इनमें गलती नहीं की गुंजाइश नहीं है, ना इनमें गलती होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक्ट आपको याद करके रखना है। वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे कुछ लिंक डाले हैं। ब्लॉग्स लीगल आपका जो है लीगल गुरु हर्षवर्धन .blogs.com जो है, मैं लिंक नीचे पूरा डाल दूंगा। तो मैंने वो लिंक डाली है, उसमें ब्लॉग्स की लिंक है। इसमें जो है आपको शॉर्ट नोट जो है आपके सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, और अगर आप लोग पसंद करोगे और आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मैं आगे और भी जो है कुछ इस तरीके के ब्लॉग्स जो अगर आपको पसंद आते हैं तो डालूंगा। वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिए, लाइक कम करते हैं, लाइक और शेयर ज़रूर करिए, है ना। और बाकी आज इतना ही रहने दीजिए, फिर आगे देखेंगे जो होता है, कल कौन सा एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए।